हेलो जी, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज एक नए से प्रश्न में। दोस्तों, लोग कहते हैं कि प्यार एक कला है, पर आप प्यार मत करना, ये हमारी सलाह है। चलिए दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज एक नए से प्रश्न में। और दोस्तों, आज का जो प्रश्न है क्लास 10th के विद्यार्थियों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। दोस्तों, आज जो मैं प्रश्न लेकर आया हूं वह प्रश्न यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय उस वाले चैप्टर से लेकर आया हूं, अर्थात इतिहास का जो पहला अध्याय है वहां से ये प्रश्न लेकर आया हूं। प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न को ध्यान से सुनिएगा। फ्रांसीसी लोगों के बीच सामूहिक पहचान का भाव पैदा करने के लिए फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने क्या कदम उठाए? है ना दोस्तों, ये जो प्रश्न है एग्जाम में कई बार पूछ चुका है ना, लगभग 2 से 3 बार एग्जाम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है ना, कि एग्जाम में कई बार पूछ चुका है, इसलिए एक प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है दोस्तों, है ना। तो प्रश्न को पहले समझ लेते हैं, है ना, उसके बाद इसका जो आंसर होगा दोस्तों ये आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। प्रश्न क्या है दोस्तों, है ना, फ्रांसीसी लोगों के बीच, मतलब जो फ्रांस के नागरिक हैं उन लोगों के बीच सामूहिक पहचान का भाव पैदा करने के लिए, मतलब जितने सारे फ्रांस के नागरिक हैं वो सभी एक समान महसूस कर सके, है ना, सबको लगे कि नहीं जितने सारे फ्रांस के नागरिक हैं सभी एक समान है। तो ऐसी भावना पैदा करने के लिए जो फ्रांस के क्रांतिकारी हैं उन्होंने कौन कौन सा कदम उठाया, क्या क्या किए, इसी बात को तो जानना है हम सभी को। तो चलिए पहले कौन कौन सा कदम उठाए उनको समझ लेते हैं, है ना दोस्तों। तो जी हाँ, तो आप लिखना कैसे शुरुआत करोगे? यदि ये प्रश्न एग्जाम में आ जाए तो आप शुरुआत प्रश्न से कीजिएगा। देखिए लिखने का तरीका होता है, कैसे लिखेंगे? आप लिखेंगे फ्रांसीसी लोगों के बीच, है ना, फ्रांसीसी लोगों के बीच सामूहिक पहचान का भाव पैदा करने के लिए फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने अनेक कदम उठाए जो निम्नलिखित रूप से इस प्रकार है। और आप जो जो जानते हैं, मतलब अभी जो जो हम बताएंगे उसको आप लिख दोगे। जी हाँ, कितने समझदार बच्चे हैं जी, आप बहुत तेज बच्चे हो, लगता है बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आ रही है ना। बिल्कुल आएगी, बिल्कुल आएगी। जरा आप देखो ना ध्यान से, कितना बेहतरीन तरीके से मैं अभी आपको समझाने वाला हूँ, मजा आ जाएगा सर, बहुत मजा। चलिए सबसे पहला काम, है ना, कौन कौन सा कदम उठाया गया? पहला कदम क्या उठाया गया दोस्तों? जो पहला कदम है, याद रखेंगे दोस्तों, पितृभूमि, है ना, पितृभूमि और नागरिक जैसे विचारों पर बल दिया गया। जी हाँ दोस्तों, पितृभूमि और नागरिक जैसे विचारों पर बल दिया गया, है ना। जो फ्रांस के क्रांतिकारी हैं पूरे फ्रांस में सामूहिक पहचान का भाव पैदा करने के लिए पितृभूमि और नागरिक जैसे विचारों पर बल दिए। ये क्या है, ये क्या है, आपको भी समझाते हैं ये क्या है। देखिए, पितृभूमि, पितृभूमि मतलब पिता की भूमि, बाप की संपत्ति, है ना, जो बाप की संपत्ति है वही तो पितृभूमि है। तो भाई ये विचार क्यों फैलाया गया? देखिए सुनिएगा ध्यान से। देखिए फ्रांस में क्या था ना, जो फ्रांस का समाज था दोस्तों, आप सभी को पता होगा 3 स्टेट में बटा हुआ था। प्रथम स्टेट, दूसरा स्टेट, तीसरा स्टेट। प्रथम स्टेट में पादरी वर्ग के लोग थे, दूसरे स्टेट में कुलीन वर्ग के लोग थे, और तीसरे स्टेट को भी 3 वर्गों में बांटा गया था, जिसमें से पढ़े लिखे वकील थे, फिर किसान थे, फिर गरीब लोग थे, भूमिहार लोग थे, जिनके पास खुद की जमीन नहीं थी वो लोग थे। जमीन इन्हीं लोगों की थी, गरीब किसानों की ही जमीन थी, लेकिन उनके जमीनों का मालिक कौन था दोस्त? उनके संपत्तियों का मालिक कौन था दोस्त? तो कुलीन वर्ग के लोग थे। जी हाँ दोस्तों, पूरे यूरोप में जो संपत्ति का मालिक जो होता था ना दोस्तों, वो कुलीन वर्ग के लोग थे। कौन थे? कुलीन वर्ग के लोग। मतलब इनकी जमीन है, इनके पिता की संपत्ति है, लेकिन उस पर अधिकार जमा कर कौन लोग रखे हैं? कुलीन वर्ग के लोग रखे हैं। तो जब फ्रांसीसी क्रांति हो गई, फ्रांस में क्रांति हो गई, तो इस भावना को फैलाया गया कि नहीं, आपके पिता की संपत्ति है, अगर आपके पिता की भूमि है तो उस पर अधिकार केवल आपका ही है, आपका ही होगा, किसी और तीसरे व्यक्ति या किसी कुलीन वर्ग का बिल्कुल भी नहीं होगा। तो कितना अच्छा विचार फैलाया गया दोस्तों। तभी तो महसूस होगा ना कि हम फ्रांस के नागरिक हैं, है ना। वहाँ के गरीबों को महसूस होगा जब उनकी संपत्ति का मालिकाना हक जब उन्हीं को मिल जाएगा, तब महसूस होगा नहीं मेरे साथ अच्छा काम किया गया, और लगेगा कि नहीं हम फ्रांस के नागरिक हैं, है ना, हमारे साथ एक समान भाव पैदा किया जा रहा है। तो फ्रांसीसी लोगों के बीच सामूहिक पहचान का भाव पैदा करने के लिए सबसे पहले पितृभूमि के विचार पर बल दिया गया, और दूसरी भावना नागरिक भावना को फैलाया गया। ये क्या है
है ना। जैसे मैं आपसे पूछ लूँ आप कहाँ के नागरिक हो, तो आप क्या बोलोगे कि सर मैं बिहार का नागरिक हूँ, मैं झारखंड का नागरिक हूँ, मैं उत्तर प्रदेश का नागरिक हूँ। अरे नहीं भैया, आपको ऐसा नहीं बताने हैं, वरना फिर तो आप पीटे जाओगे। आपको बताना है कि नहीं मैं तो भारत का नागरिक हूँ। आप भारत के किसी भी कोने में रहिए, कोई मैटर नहीं करता, है ना। बस आपको क्या बताना है, आपको ये बताना है कि मैं भारत का नागरिक हूँ, चाहे आप भारत के किसी भी कोने में रहिए। इससे क्या लगता है कि हम सभी भारतीय एक हैं। तभी तो लग रहा है कि आप भारत के किसी भी कोने में रहिए, आपसे पूछा जाएगा कि आप कहाँ के नागरिक हैं, तो भारत के नागरिक हैं, है ना दोस्तों। तो वो वाली बात यहाँ पर भी लाई गई, है ना दोस्तों। यहाँ पर क्या कि आप फ्रांस के किसी भी कोने में रहिए, है ना, आपको फ्रांस का नागरिकता प्राप्त है। आप कहाँ के नागरिक कहलाएंगे, फ्रांस के नागरिक कहलाएंगे। लेकिन क्रांति से पहले ऐसी भावना बिल्कुल भी नहीं थी लोगों में। तो इसलिए फ्रांसीसी क्रांति के बाद जो क्रांतिकारी थे, नागरिक जैसे विचारों पर बल दिए कि आप फ्रांस में कहीं पर भी रहिए, आप कहाँ के नागरिक कहलाएंगे सर, तो आप फ्रांस के नागरिक कहलाएंगे। कहाँ के नागरिक कहलाओगे, फ्रांस के नागरिक कहलाओगे। तो पहला पॉइंट में आप क्या लिख देंगे, पहला पॉइंट में आप लिख दोगे कि फ्रांसीसी क्रांतिकारियों के द्वारा पितृभूमि और नागरिक जैसे विचारों पर बल दिया गया। कितना आसान है ना, बिल्कुल आसान है सर, बिल्कुल आसान है। चलिए दूसरा पॉइंट देख लेते हैं दोस्तों। दूसरा पॉइंट क्या किया गया, है ना, पूरे फ्रांस के लिए एक नया राष्ट्रीय, है ना, एक नया राष्ट्र ध्वज चुना गया, है ना, एक नया राष्ट्र ध्वज, एक नया राष्ट्रीय तिरंगा चुना गया, जिसने पहले के राष्ट्र ध्वज की जगह ले ली, है ना। जैसे अगर हमारे सभी राज्यों के लिए अलग अलग झंडा है क्या, बिल्कुल भी नहीं, पूरे भारत के लिए एक तिरंगा झंडा है ना। और इससे गर्व महसूस होता है सर, है ना। तब जब अपने तिरंगे झंडे को देखते हैं तो गर्वान्वित हो जाते हैं, रोंगटे खड़े हो जाते हैं, एकदम गर्व से कहते हैं, है ना। तो इसी तरीके से क्या किया गया कि पहले फ्रांस में अलग अलग क्षेत्रों के लिए कई सारे झंडे थे, तो उनको समाप्त कर दिया गया और अब पूरे संपूर्ण फ्रांस के लिए एक नया तिरंगा झंडा चुना गया। ठीक है दोस्तों, तो दूसरा काम ये किया गया। तीसरा काम क्या किया गया, बड़ा इंपॉर्टेंट है सर, बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्या है इंपॉर्टेंट, तीसरा काम स्टेट जनरल में किया गया, है ना। स्टेट जनरल, देखिए स्टेट जनरल का चुनाव अब सक्रिय नागरिकों के द्वारा किया जाने लगा। दोस्तों आप सभी को पता होगा, है ना, क्या पता है आपको, पता है, भी बता रहा हूं मैं सर। देखिए जो फ्रांस का जो समाज था 3 वर्गों में बटा था, मैंने अभी आपको बता दिया है। पहला स्टेट, दूसरा स्टेट और तीसरा स्टेट। पहला स्टेट, दूसरा स्टेट और तीसरा स्टेट, है ना। और तीनों के प्रतिनिधि आते थे। एक चुनाव भी हुआ था, आपको पता होगा, है ना। यहां से 300 प्रतिनिधि गए थे, यहां से भी 300 प्रतिनिधि गए थे और यहां से 600 प्रतिनिधि गए थे। तो उन सभी प्रतिनिधियों का एक सभा होता था, तो उस सभा में चर्चाएं की जाती थी, नियम कानून बनाया जाता था। तो सभा को ही क्या कहा जाता है सर, स्टेट जनरल कहा जाता है। तो स्टेट जनरल क्या है, तो फ्रांस में तीनों स्टेट के लिए जो प्रतिनिधि थे उनके लिए सभा हुआ करता था, एक राष्ट्रीय सभा थी, है ना। उसी को क्या कहा जाता है, स्टेट जनरल कहा जाता है। तो क्रांति से पहले क्या व्यवस्था था कि जो प्रतिनिधि जा रहे हैं, यहां से भी 300, यहां से भी 300 और यहां से 600, तो जो प्रतिनिधि जा रहे हैं बस वही इसका चुनाव कर सकते हैं। इसमें कुछ नियम बदलना है ना, जो भी चुनाव होगा बस वही लोग चुनाव में भाग लेंगे। लेकिन क्रांति के बाद इस व्यवस्था को सर समाप्त कर दिया गया। और समाप्त करने के बाद क्या नियम लाया गया, नियम लाया गया सर कि अब स्टेट जनरल का चुनाव वो केवल प्रतिनिधि लोग नहीं करेंगे, बल्कि कौन करेंगे, अब सक्रिय नागरिक करेंगे। अरे बप्पा, है ना। अब ये सक्रिय नागरिक कौन आ गया जी, सक्रिय नागरिक मतलब क्या होता है, बता रहे इसको, ये भी बात आपको समझ में आएगी। सक्रिय नागरिक का मतलब दोस्तों, है ना, जैसे हमारे यहाँ वयस्क नागरिक है, संविधान के द्वारा भारत में वोट देने वाले युवाओं के लिए एक वयस्कता शब्द उपयोग किया गया है ना। और अगर आपका उम्र 18 साल हो जाता है, पहले 21 साल था, बाद में 18 वर्ष कर दिया गया, तो अगर आप भारत के नागरिक हैं और आपकी उम्र 18 साल हो जाती है तो फिर आप वोट देने के लिए अधिकार हो जाते हैं, है ना। आप देश में वयस्कता का अधिकार पा लेते हो। तो वो बात यहां पर भी सक्रिय वर्ड उपयोग किया गया है ना। तो यहां पर सक्रिय नागरिकों द्वारा चुनाव कराया जाने लगा। मतलब जब नया नियम कानून बनाया गया ना सर, तो वहां के क्रांतिकारी द्वारा एक नया वर्ड लाया गया, सक्रिय नागरिक। और वैसे लोग जिनकी उम्र कितनी हो चुकी है,
25 साल हो चुकी या इनसे अधिक है, ठीक है। और केवल अमीर पुरुष, सबको नहीं, केवल पुरुषों को ये अधिकार मिला था सर, केवल पुरुषों के पास ये अधिकार था। तो अगर आप पुरुष हैं और आपकी उम्र कितनी हो चुकी है, 25 साल हो चुकी है, तो फ्रांस के नए कानून के हिसाब से आप कैसे नागरिक बन जाएंगे, सक्रिय नागरिक बन जाएंगे। कैसे नागरिक बन जाओगे सर, सक्रिय नागरिक बन जाओगे। और फिर आपको वोट देने का अधिकार हो जाएगा, स्टेट जनरल में आपको वोट देने का अधिकार हो जाएगा। तो स्टेट जनरल का चुनाव अब सक्रिय नागरिकों के द्वारा किया जाने लगा और इसका नाम बदल दिया गया सर। क्या बदल दिया गया, अरे नाम बदल दिया गया। और नाम बदलकर क्या रख दिया गया, दोस्तों ध्यान से सुन लेना दोस्तों, ये प्रश्न ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया जाता है सर, है ना। तो इसलिए आज रखना क्या क्या बदल दिया गया, स्टेट जनरल का नाम बदलकर दोस्तों राष्ट्रीय सभा कर दिया गया। क्या रख दिया गया, राष्ट्रीय सभा। और राष्ट्रीय सभा को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है, नेशनल असेंबली, है ना। दोस्तों आपसे प्रश्न पूछ लेगा कि बताइए फ्रांसीसी क्रांति होने के बाद, है ना, स्टेट जनरल का नाम बदलकर क्या रख दिया गया, तो आज रखना दोस्तों राष्ट्रीय सभा रख दिया गया या नेशनल असेंबली कर दिया गया। तो नेशनल असेंबली और राष्ट्रीय सभा, है ना, दोनों एक ही, एक हिंदी में एक अंग्रेजी में है। तो स्टेट जनरल का नाम बदलकर राष्ट्रीय सभा कर दिया गया और स्टेट जनरल का चुनाव अब सक्रिय नागरिकों के द्वारा किया जाने लगा। 3 पॉइंट हो गया। चौथा पॉइंट ध्यान से सुनना दोस्तों, पूरे संपूर्ण फ्रांस के लिए एक समान कानून बनाया गया। ये बड़ी जरूरी चीज थी दोस्तों कि पूरे संपूर्ण देशों के लिए, है ना, आप फ्रांस के किसी भी कोने में रहिए, है ना दोस्तों, फ्रांस के आप किसी भी कोने में रहिए, पूरे संपूर्ण फ्रांस के सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून बनाया गया। और ये बड़ी अच्छी व्यवस्था थी। ऐसा नहीं है कि आप तीसरे स्टेट के हैं तो आपके लिए अलग कानून, और था भी ना, आप देख रहे थे विशेषाधिकार प्राप्त था। ये प्रथम स्टेट और दूसरे स्टेट को टैक्स देने का अधिकार था, बिल्कुल भी नहीं था। और तीसरे स्टेट के लोग क्या करते थे, टैक्स दिया करते थे। तो ये कहीं ना कहीं असमानता है। तो इस समानता की भावना लाने के लिए क्या किया गया, संपूर्ण फ्रांस के नागरिकों के लिए एक समान कानून लाया गया, जो कि सबसे महत्वपूर्ण बात था। ठीक है दोस्तों, तीसरा चौथा हो गया। पांचवा काम क्या किया गया दोस्तों, आंतरिक आयात निर्यात शुल्क समाप्त किया गया। ये बड़ी जरूरी चीज थी, है ना। क्या है आंतरिक आयात निर्यात शुल्क, जैसे आप बात को समझिएगा, एक उदाहरण दे रहे हैं। हमें क्या, हम झारखंड के नागरिक हैं और हमको बिहार में जाकर सामान बेचना है, मतलब झारखंड से बिहार जाएंगे, मतलब बॉर्डर चेंज करेंगे, सीमा परिवर्तन करेंगे कि नहीं, तो हमें क्या वहां जाने के लिए टैक्स देना पड़ेगा, सीमा शुल्क देना पड़ेगा, बिल्कुल भी नहीं देना पड़ेगा। भारत में ऐसी व्यवस्था नहीं है। आप भारत के किसी भी कोने में जाकर व्यापार कीजिए, आपको किसी भी राज्य में जाने के लिए सीमा शुल्क नहीं देना पड़ेगा। लेकिन अगर आप भारत से चीन जाते हैं, चीन से कोई भारत आता है, तो क्या हुआ, अलग अलग देश की सीमा चेंज हुई, तब जाकर सीमा शुल्क देना होता है। लेकिन देश के अंदर अगर आप व्यापार कर रहे हैं तो आपको सीमा शुल्क नहीं देना होता है। लेकिन फ्रांस में क्या व्यवस्था थी सर, कि फ्रांस के अंदर अगर आप व्यापार कर रहे हैं तो अलग अलग क्षेत्रों में भी व्यापार करने के लिए, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाने के लिए भी आपको सीमा शुल्क देना पड़ता था। तो ये बिल्कुल गलत था, तो इसको समाप्त कर दिया गया। आप फ्रांस के अंदर किसी भी कोने में व्यापार करिए, आपको आंतरिक आयात निर्यात शुल्क नहीं देना पड़ेगा। और संपूर्ण फ्रांस के लिए, पूरे फ्रांस के लिए एक समान नापतोल की प्रणाली लागू की गई। तो दोस्तों आज रखेंगे, ये बहुत जरूरी चीज है ना, कि एक देश के लिए एक समान नापतोल हो तो ये अच्छी व्यवस्था होती है। लेकिन फ्रांस में ऐसी व्यवस्था नहीं थी, है ना, अलग अलग जगह पर अलग अलग नापतोल प्रणाली है। तो क्रांति होने के बाद क्या किया गया, संपूर्ण फ्रांस के लिए एक समान नापतोल की प्रणाली लागू की गई और एक देश के आंतरिक भागों में व्यापार करने के लिए आयात निर्यात शुल्क क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। चलिए, और अंतिम बदलाव क्या किया गया दोस्तों, आज रखेंगे, क्या किया गया कि पूरे संपूर्ण फ्रांस के लिए, है ना, फ्रेंच भाषा को, है ना, ये जो भाषा है दोस्तों, फ्रेंच भाषा जो था वो पेरिस में बोला जाता था, जो कि फ्रांस की वर्तमान में राजधानी है। तो फ्रेंच भाषा को क्या कर दिया गया, राष्ट्रीय भाषा बना दिया गया। पहले कई सारे भाषाएं बोली जाती थी, है ना, तो उन भाषाओं को समाप्त कर दिया गया, उन क्षेत्रीय भाषाओं को समाप्त करके क्या किया गया, फ्रेंच, पेरिस में बोली जाने वाली फ्रेंच भाषा को फ्रांस की राष्ट्रीय भाषा, फ्रांस की साझा भाषा घोषित कर दी गई दोस्तों। तो ये कुछ बदलाव किया गया, आपको समझ में आ गया होगा, है ना। अब ये पूरा आंसर
आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसका जो आंसर है एक बहुत ही सुंदर नोट्स बनाकर मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में लिख कर दे दिया हूँ। आप वहाँ से जाइए और आराम से नोट्स बना लीजिए। और दोस्तों, अगर आपको कोई प्रश्न पूछना है, हमसे कोई प्रश्न जानना है, तो आप फटाफट कमेंट करो ना सर, आपके लिए मैं वो प्रश्न आपके एकदम विस्तार से वीडियो बनाकर अगला वीडियो ला रहा हूँ आपके लिए। और अगर दोस्तों पसंद आया होगा तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।